हेलो दोस्तों, आज हम करते हैं एनआर टैक्सेशन चैप्टर सीए फाइनल का डीटी के बाद में एनआर टैक्सेशन में स्टार्ट कर रही हूँ। तो उसमें देखो एनआर टैक्सेशन हम क्यों करते हैं। एनआर टैक्सेशन बोले तो नॉन रेजिडेंट का टैक्सेशन, मतलब नॉन रेजिडेंट होता है, मतलब इंडियन रेजिडेंट नहीं है, वो नॉन रेजिडेंट है। तो नॉन रेजिडेंट है, उसकी इनकम को कहाँ कहाँ पे टैक्सेबल किया जाएगा और कहाँ नहीं किया जाएगा, ये चीज़ हम अभी देखेंगे। तो अगर क्या होता है, कोई भी पर्सन होता है वो अगर रेजिडेंट हुआ इंडिया का, तो उसकी तो पूरी इनकम, होल वर्ल्ड की इनकम होती है, वो टैक्सेबल की जाएगी इन इंडिया। मतलब जो रेजिडेंट इंडियन हुआ, रेजिडेंट पर्सन हुआ इंडिया का, वो अगर बाहर जाके भी अगर कमा रहा है, रेजिडेंट होना चाहिए, बाहर की उसकी इनकम हो या उसकी इंडियन इनकम हो, वो सब टैक्सेबल कहाँ होगी, इन इंडिया। लेकिन अगर पर्सन नॉन रेजिडेंट हुआ, इंडियन रेजिडेंट है ही नहीं, तो उस पर हम जो इनकम है सिर्फ इंडिया से अगर उसने कमाई हो इनकम, उसी को इंडिया में टैक्स उस पर लगाएंगे। अब वो नॉन रेजिडेंट है बेचारा, अगर बाहर है अपनी इनकम अर्न कर रहा है, तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट उस पर कैसे टैक्सेबल करेगी, उस इनकम को कैसे उस पर टैक्स लगाएगी। तो उस नॉन रेजिडेंट के लिए सिर्फ इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होगी इन इंडिया। अब इसके लिए क्या है कि रेजिडेंट कौन है और नॉन रेजिडेंट कौन है, तो इनका स्टेटस देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इनके स्टेटस के लिए सेक्शन 6 बोलती है कि रेजिडेंशियल स्टेटस है वो कौन कौन सा होता है। तो अब उसमें देखो, इंडिविजुअल के केस में हम सबसे पहले करते हैं। तो ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल में देखो रेजिडेंट एंड इधर है नॉन रेजिडेंट। तो रेजिडेंट में ये ध्यान रखना कि अगर रेजिडेंट कोई भी पर्सन है, वो अगर बेसिक कंडीशंस जो होती है ना, उसमें एक बेसिक कंडीशन भी अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है तो वो रेजिडेंट होता है। और अगर पर्सन डज नॉट सेटिस्फाई एनी बेसिक कंडीशन, देन वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। अब बोलोगे कि बेसिक कंडीशंस क्या होती है, कौन से बेसिक कंडीशंस है जिनमें एक को फुलफिल करना ज़रूरी होता है किसी को भी। तो अब हम देखते हैं कि बेसिक कंडीशंस कौन कौन सी है। सो उसमें फर्स्ट जो बेसिक कंडीशन है वो ये देखो कि ही मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। पर्सन जो है इंडिविजुअल, वो ड्यूरिंग रिलेवेंट जो प्रीवियस ईयर होगा, उसमें कम से कम 182 दिन वो इंडिया में स्टे करना चाहिए। मतलब प्रीवियस ईयर के अंदर वो एटलीस्ट 182 दिन तो इंडिया में स्टे करे, तभी तो उसको रेजिडेंट कंसिडर करेंगे। अब इसमें आ जाता है और, मतलब ये बेसिक कंडीशन की फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, अब सेकंड जो आता है वो ये है कि ही मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। ये देखो एक सेकेंड, ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर मैंने क्या बोला, सेकेंड कंडीशन कि वो इंडिया के अंदर कम से कम 60 दिन ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर इंडिया में स्टे करना चाहिए। एंड यहाँ देखना, यहाँ पे एंड है ना कि और है। ठीक है, 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। पिछले 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 दिन और मोर वो इंडिया में रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये सेकंड बेसिक कंडीशन होगी। सेकंड जो फर्स्ट कंडीशन कौन थी, बेसिक थी, कौन सी थी, वो थी कि वो स्टे करना चाहिए इंडिया के अंदर कम से कम 182 दिन इन द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है, एंड सेकंड जो इसमें और आएगा, मतलब कि फर्स्ट हो गई बेसिक कंडीशन, सेकंड बेसिक कंडीशन हुई कि वो स्टे करना चाहिए इन इंडिया में एटलीस्ट 60 डेज रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, 4 सालों में 365 दिन। तो ये बेसिक कंडीशन हुई। तो अब रेजिडेंट तभी कहलाएगा जब इनमें से कोई सी भी कंडीशन है वो फुलफिल कर दे, तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। ओके, तो ये इसको आप एक बार और रीड कर लेना, तो ये आपको समझ में आ जाएगी जो बेसिक कंडीशन है वो कौन सी है। ठीक है, और वाला ध्यान रखना, और कहाँ पे है, एंड कहाँ पे है।
अब आगे देखिए कि फॉलोइंग केसेस में ओनली बेसिक कंडीशन की नंबर 1 कंडीशन ही एप्लीकेबल है। और नंबर 1 कंडीशन मैंने कौन सी बताई थी, जिसमें कम से कम 182 दिन स्टे करना, कि कहाँ पे, इन इंडिया, एंड किस मतलब प्रीवियस ईयर में प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 दिन है वो इंडिया में स्टे करना चाहिए। ये वाली कंडीशन इन केसेस में लगेगी। यहाँ पे जो बेसिक कंडीशन की सेकंड जो कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होगी। सेकंड कंडीशन कौन सी है, जो 60 दिन वाली और 365 दिन वाली मैंने बताई थी, वो सेकंड कंडीशन है। और यहाँ पे अप्लाई कौन सी होगी, 182 दिन वाली। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, वो है फर्स्ट क्रू मेंबर है इंडियन शिप के जो क्रू मेंबर है जी, जो एम्प्लॉयमेंट के दौरान वो इंडिया आते हैं जाते हैं, तो वो जो क्रू मेंबर है ना, उनके लिए सिर्फ 182 दिन वाला है, उसी कंडीशन को चेक करेंगे रेजिडेंसी के पर्पस से। क्रू मेंबर हो गए। फिर ऐसे इंडियन सिटीजन जो इंडिया को छोड़ देते हैं, इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। ऐसे इंडियन सिटीजन जो इंडिया को छोड़ के चले जाते हैं, किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के पर्पस से, और बाहर चले जाते हैं। जैसे कि हम अपनी जो सीए है वो कंप्लीट करने के बाद में हम आउटसाइड इंडिया गए, हम गए दुबई। ठीक है, मान के चलते हम दुबई गए जॉब के पर्पस से, और हमारा वहाँ पे पैकेज अच्छा हुआ, हम वहीं पे जॉब कर रहे हैं। तो अगर हम इंडियन सिटीज़न हैं, हमने इंडिया छोड़ा किसके लिए, हमारे जॉब के पर्पस से, और हम जाके रह रहे हैं आउटसाइड इंडिया। तो अब इसमें हमारे लिए जो कंडीशन चेक करेंगे ना रेजिडेंसी के लिए, तो वो सिर्फ बेसिक कंडीशन है 182 डेज़ वाली, वही चेक की जाएगी। उसका रीज़न है, अगर सेकंड कंडीशन है वो अगर चेक करेंगे तो उसमें देखो, उसमें ये होता है कि सेकंड कंडीशन में कि ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है, उसमें 60 डेज़ कम से कम 60 डेज़ है वो इंडिया में स्टे करना चाहिए, एंड पिछले 4 सालों के अंदर 365 दिन और मोर है स्टे करना चाहिए। तो एक बात बताओ, हम जब बाहर रहेंगे, दुबई रह रहे हम फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम किसी भी कि हम 1 साल के अंदर अगर 60 दिन की छुट्टियां हम अपने इंडिया में हम सेलिब्रेट करने के लिए आ गए, मनाने के लिए आ गए, तो हमें तो फिर रेजिडेंट यहाँ का मान लिया जाएगा, जो तो हमारे साथ गलत हुआ ना। तो ये वाली सेकंड वाली कंडीशन को चेक ही नहीं किया जाएगा इसमें अगर रेजिडेंसी हमारी देखेंगे तो देखेंगे 182 दिन वाली को देखेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। क्रू मेंबर हो गया, इंडियन सिटीजन है जो इंडिया छोड़ता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो हो गया। फिर इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का जो इंडिया आता है फॉर विजिट के लिए, या तो इंडियन सिटीजन हो या पर्सन हो जो इंडियन ओरिजिन का हो, वो इंडिया आता है विजिट करने के पर्पज़ से ही, वो यहाँ रहने के लिए नहीं आ रहा है, सिर्फ विजिट करने के पर्पज़ से आ रहा है। तो विजिट करने के पर्पज़ से अगर आ रहा है, इंडियन सिटीजन वगैरह हो गए, तो वो 60 दिन से ज़्यादा तो रह ही लेंगे ना नॉर्मली। तो इस केस में क्या करते हैं कि सिर्फ बेसिक कंडीशन फर्स्ट वाली 182 दिन वाली ही चेक करेंगे यहाँ पे। अब आप बोलोगे कि इंडियन सिटीजन तो हमें पता है, लेकिन इंडियन ओरिजिन वाला पर्सन कौन होता है, तो वो हम देखते हैं कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है। इफ़ ही और हिज पेरेंट्स, एक पर्सन है, या तो वो या उसके पेरेंट्स या उस पर्सन के ग्रैंड पेरेंट्स, वो कब पैदा हुए थे, अनडिवाइडेड जब इंडिया था उसमें जब उनका बोर्न हुआ था, तो वो लोग इंडियन ओरिजिन कहलाएंगे। अब एक प्रोविज़न है क्रू मेंबर से रिलेटेड, इन केस ऑफ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, उसमें ये देखना कि फॉलोइंग पीरियड शैल बी टेकन आउटसाइड इंडिया। ये पीरियड जो है वो आउटसाइड इंडिया ही कंसिडर करेंगे। अब ये पीरियड कौन सा होता है, वो स्टार्ट कहाँ से होता है, फ्रॉम डेट इंटर्ड इनटू कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द शिप। ये जो कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है, इस सर्टिफिकेट के अंदर जो डेट है एंटर की जाती है किस टाइम पे, जब शिप को वो ज्वाइन करता है, उस डेट से लेके, और जो डेट एंटर की जाती है सर्टिफिकेट के अंदर एट द टाइम ऑफ शाइन ऑफ, और जब वो शाइन ऑफ करता है शिप को,
उस टाइम जो इसके बीच का जो टाइमिंग होती है ना, उस टाइमिंग को आउटसाइड इंडिया कंसिडर किया जाता है। ओके, हमने देख लिया बेसिक कंडीशंस कौन कौन सी है। तो बेसिक कंडीशंस की 1 देख ली, 2 देख ली, फिर हमने एक ऐसा कंडीशन देखी, 3 कंडीशन, जिसके अंदर बेसिक कंडीशन की ओनली फर्स्ट कंडीशन ही वही देखी जाएगी, सेकंड कंडीशन नहीं देखी जाएगी। अब हम नेक्स्ट आगे करते हैं कि इफ़ रेजिडेंट इंडिविजुअल अगर सेटिस्फाई करे बोथ एडिशनल कंडीशन, तो वो क्या कहलाया जाएगा, वो ROR कहलाएगा। मतलब ROR बोले तो रेजिडेंट इन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, रेजिडेंट तो है लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट कहाँ हो गया, जब जैसे ही उसने बेसिक कंडीशंस फुलफिल की तो वो रेजिडेंट हो गया, लेकिन जैसे ही वो एडिशनल कंडीशंस फुलफिल करेगा तो वहाँ पे वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी कहलाएगा। लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं करे बोथ एडिशनल कंडीशन तो वो RNOR कहलाएगा। RNOR रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब आप बोलोगे कि एडिशनल कंडीशंस कौन कौन सी है, हमने बेसिक तो देख ली, अब एडिशनल कौन सी है जिनको रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए एडिशनल कंडीशन हमें फुलफिल करनी पड़ेगी। तो एडिशनल कंडीशंस है कौन सी, तो हम अभी करते हैं एडिशनल कंडीशंस कौन सी है। तो ये देखो, ये है एडिशनल कंडीशन। सो अब इसमें देखो, he must be resident of India for at least 2 years during 10 preceding previous year। पिछले 10 सालों में वो 2 साल क्या होना चाहिए, कम से कम 2 साल वो रेजिडेंट होना चाहिए इन इंडिया का। ठीक है, अब रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का मतलब रेजिडेंट बोले तो बेसिक कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए उसको। मतलब कि पिछले 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के अंदर कम से कम 2 साल तो वो बेसिक कंडीशंस को फुलफिल करते वो रेजिडेंट होना चाहिए इन इंडिया का। एंड यहाँ पे एंड आएगा, ये ध्यान रखना। बेसिक के अंदर और आ रहा था ना दोनों कंडीशंस के बीच में, यहाँ पे एंड आएगा। तो 10 सालों वाला देख लिया। फिर ही मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 days ड्यूरिंग 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे 7 सालों में कम से कम 730 दिन तो वो इंडिया में स्टे करना चाहिए। अब ये 7 सालों का है तो देखो ये 730 दिन याद कर लेना। यहाँ पे ये 10 सालों में 2 साल तो कम से कम रेजिडेंट होना चाहिए। यहाँ पे ये एंड वाली कंडीशन है। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशंस भी फुलफिल कर दे रेजिडेंट पर्सन, देन वो ROR कहलाएगा, रेजिडेंट इन ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन। अगर हम रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं तो इसकी कुछ प्रोविजंस है, जैसे कि रेजिडेंशियल स्टेटस ईयर टू ईयर बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है, ईयरली बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, स्टे इन इंडिया इंक्लूड्स डेट ऑफ डिपार्चर एंड डेट ऑफ अराइवल आर कंसिडर टू बी इन इंडिया। जब हम स्टे इन इंडिया, जैसे कि स्टे इन इंडिया में जैसे कि वो कम से कम 182 दिन इंडिया में स्टे करना चाहिए, ये चेक कर रहे हैं। तो उसके लिए जब वो यहाँ से जाता है डेट ऑफ डिपार्चर एंड जब वो आता है डेट ऑफ अराइवल पर्सन इंडिया में, तो उसको कंसिडर किया जाएगा इन इंडिया। तो ये अदर प्रोविज़न है। मैंने आपको एक मतलब प्रोविज़न बताया था कि इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन और पर्सन इंडियन ओरिजिन का जो इंडिया में आता है फॉर विजिट के लिए, और तो उस केस में बेसिक कंडीशन जो है उसकी फर्स्ट कंडीशन ही देखेंगे उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक करने के लिए। बट यहाँ पे एक स्पेशल प्रोविज़न दिया हुआ है, वो मैं आपको बताती हूँ कि इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स इंडिया फॉर विजिट एंड उसकी जो इनकम है ना इंडियन सोर्स से, इंडियन सोर्स की इनकम ध्यान रखना यहाँ पे, अगर वो एक्सीड कर जाए 15 लाख से इन प्रीवियस ईयर, देन वो बन जाएगा RNOR रेजिडेंशियल बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर इसमें क्या कंडीशन देखेंगे, ही स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 120 days ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे हमारी जो बेसिक कंडीशन थी उसकी सेकंड जो कंडीशन थी वहाँ पे 60 days देखा था ना हमने ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 days और मोर ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग ईयर। तो इसमें पता है यहाँ पे 60 की जगह इन्होंने क्या किया है कि तुम्हें ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, जहाँ पे 60 की जगह 120 हो गया। ये तभी होगा जब इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन है
वो इंडिया में आता है विजिट के पर्पज़ से, और उसकी जो इंडियन सोर्स से जो होने वाली इनकम जो है ना वो एक्सीड कर जाए 15 लाख को। अगर 15 लाख को एक्सीड कर जाए तो हम बेसिक कंडीशन की सेकंड जो कंडीशन है उसको भी हम चेक करेंगे, एंड वो RNOR बनेगा। जब बनेगा तो वहाँ पे कंडीशन चेक करना सेकंड वाली कि 120 डेज होना चाहिए ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, एंड में 365 डेज होना चाहिए ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, जो इंडियन सोर्स से इनकम होनी चाहिए जो अदर देन अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हो, फॉरेन वाली जो इनकम है उसके अलावा हो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके अलावा एक और है, इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन हैविंग इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स एक्सीड ₹15 लाख इन प्रीवियस ईयर शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड RNOR इफ ही इज़ नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन अदर कंट्री। मतलब कि डीम्ड RNOR तब बनेगा जब वो मतलब आउटसाइड जो कंट्री होगी उसके अंदर टैक्स पे करने के लिए लाइबल नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, मतलब एक्सीड करनी चाहिए उसकी जो इनकम है वो भी इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख, ये ध्यान रखना इसमें। हमने अभी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने की कंडीशंस वगैरह देख ली थी, बेसिक कंडीशन एंड एडिशनल कंडीशन। अब हम क्या करेंगे, हम स्कोप देखेंगे, स्कोप ऑफ इनकम, मतलब कौन सी इनकम है वो मतलब रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी रेजिडेंट के उसमें टैक्सेबल होगी, नॉन रेजिडेंट के हैंड में टैक्सेबल होगी, या रेजिडेंशियल नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के हैंड में टैक्सेबल होगी, कौन सी इनकम। तो फर्स्ट इनकम जो है इंडियन अर्नड और डीम्ड टू बी अर्नड इन इंडिया, जो रिसीव्ड हुई हो कहीं पे भी, लेकिन वो इनकम जो है वो इंडिया में कमाई हुई होनी चाहिए या डीम्ड टू बी अर्नड इन इंडिया होनी चाहिए, भले वो रिसीव कहीं पे भी हुई हो, तो वो तीनों के केस में टैक्सेबल होगी। मैंने आपको बताया था कि जो रेजिडेंशियल पर्सन होता है उसकी तो होल वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल होगी इन इंडिया, बट नॉन रेजिडेंट के केस में ओनली इंडियन इनकम ही इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगी। तो यहाँ पे जो इनकम है वो अर्नड है इंडिया में ही, डीम टू बी अर्नड है इन इंडिया, देन नॉन रेजिडेंट के केस में भी वो टैक्सेबल होगी, तो तीनों के केस में टैक्सेबल हो जाएगी। अब सेकेंड जो है इनकम वो है इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। रिसीव का है, कमाने का नहीं है, रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, भले ही वो कमाई कहीं पे भी हो, मतलब कहीं से भी कमाई हो, लेकिन रिसीव जो होगी वो इंडिया में होगी। तो उस केस में मतलब रिसीव का मतलब फर्स्ट रिसीव्ड इन इंडिया होना चाहिए, ना कि मतलब रिसीव करने के बाद में कहीं और से लेके आना। तो ये भी तीनों के केस में इंडिया में ही टैक्सेबल होगी। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो इनकम है वो इनकम अर्नड और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इनकम जो कमाई गई है और रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हुई है, बट जो हुई है रिसीव्ड एंड अर्नड वहाँ पे बिजनेस एंड प्रोफेशन कंट्रोल्ड और सेटअप इन इंडिया हुआ, उससे अगर कमाई गई हो तो वो नॉन रेजिडेंट के केस में तो टैक्सेबल नहीं होगी इंडिया में, बट बाकी रेजिडेंट ROR एंड RNOR दोनों के केस में टैक्सेबल हो जाएगी इन इंडिया में, क्योंकि भले ही वो कमाई बाहर हो, भले वो रिसीव बाहर हुई हो, बट उसका जो लिंक है ना वो बिजनेस एंड प्रोफेशन कंट्रोल और सेटअप इन इंडिया में है ना, देन वो उन दोनों के केस में टैक्सेबल हो जाएगी। ये इनकम जो है वो तो है तो फॉरेन की इनकम, इसीलिए रेजिडेंट के केस में इंडिया में टैक्सेबल हो रही है, बिकॉज रेजिडेंट के केस में होल वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल होगी इन इंडिया में। फोर्थ नंबर की इनकम है वो इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है, सेम बट कंट्रोल ऑल्सो आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल भी उस बिजनेस का वो आउटसाइड इंडिया हो रहा है, इंडिया में होता तो टैक्सेबल हो जाता दोनों के केस में। इस केस में देखना कि जो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है ना उसके केस में टैक्सेबल होगा, बाकी दोनों के केस में टैक्सेबल नहीं होगा। ओके, अब हमने पहले देख लिया था इंडिविजुअल के केस में रेजिडेंशियल जो स्टेटस है वो कौन कौन सा है। अब हम देखेंगे HUF के केस में। HUF के केस में क्या होता है कि इफ़ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स, जो ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स अगर होली और पार्टली अगर इंडिया में हो रहा है, मतलब कि अगर पूरा नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा भी अगर इंडिया में हो रहा है कंट्रोल या मैनेजमेंट, तो अगर इंडिया में हुआ
तो वो रेजिडेंट होगा। और अगर वो होली आउटसाइड इंडिया हो गया देन नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है, पार्टली होते ही तो इंडिया में हो जाएगा, लेकिन होली अगर आउटसाइड इंडिया हुआ तो नॉन रेजिडेंट हुआ। अब रेजिडेंट तो हुआ, लेकिन अगर रेजिडेंट के केस में अब रेजिडेंट हो गया HUF। अब HUF का करता अगर क्या करता है, सेटिस्फाई करता है बोथ एडिशनल कंडीशंस ऑफ इंडिविजुअल। अब हमने इंडिविजुअल के केस में एडिशनल कंडीशंस जो देखी थी ना, वो जैसे 10 जो प्रीवियस ईयर के अंदर 10 मतलब 10 सालों के अंदर अगर कम से कम 2 साल अगर रेजिडेंट होता है, वो वाली एंड में आता है 730 दिन वाला। ठीक है, वो वाली कंडीशंस की बात की जा रही है यहाँ पे। तो अगर कर्ता सेटिस्फाई कर दे बोथ एडिशनल कंडीशंस ऑफ इंडिविजुअल देन वो ROR हो जाएगा। और अगर वो कर्ता सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो रेजिडेंट तो होगा ही, क्योंकि पहले ऊपर ही HUF है, वो रेजिडेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे कर्ता अगर सेटिस्फाई नहीं करे एडिशनल कंडीशन तो वो NOR हो जाएगा। अब ऐसे ही सेम फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनके केस में अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली एंड पार्टली इन इंडिया हो देन रेजिडेंट, एंड अगर होली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया हो जाए तो नॉन रेजिडेंट हो जाता है। अब हम कंपनी का केस करेंगे। कंपनी के केस में ये देखो स्टार्ट होता है कंपनी का केस यहाँ से। अब हमने क्या कर लिया, इंडिविजुअल HUF फर्म वगैरह के केस में रेजिडेंशियल स्टेटस है उसको कैसे चेक करते हैं वो हमने देख ली, उनकी कंडीशंस देख ली, और फिर हमने स्कोप देख लिया इनकम का कि तीनों के केस में कौन सी इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल होगी, कौन सी नहीं होगी, वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कंपनी का केस। कंपनी के केस में अगर इंडियन कंपनी हुई तो वो हमेशा ही रेजिडेंट कहलाएगी, एंड अगर फॉरेन कंपनी हुई तो उसका अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में हुआ तो वो रेजिडेंट होगी। वहीं अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया हुआ तो वो नॉन रेजिडेंट होगी। अब आप कहेंगे कि ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है क्या जो इंडिया में होना चाहिए तो रेजिडेंट होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि ये पोइम है क्या भला। तो ये देखो कि पोइम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जहाँ पे की मैनेजमेंट इन कॉमर्शियल डिसीजंस लिए जाते हैं जो बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए ज़रूरी हो। बिजनेस को चलाने के लिए कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट है वो अप्लाई किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है, कुछ ऐसे कॉमर्शियल डिसीजंस लिए जाते हैं जो बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी हो। तो वो कहाँ किए जाते हैं, तो उस प्लेस को प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहा जाता है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट को डिटरमाइन करने के लिए हम सारी ये कंडीशंस है वो चेक करेंगे। अब ये कौन कौन सी कंडीशंस है वो देखो। अब मैं आपको कंपनी का जो स्टेटस है रेजिडेंशियल वो हम बाद में करेंगे, उससे मतलब उसका POM वगैरह हम बाद में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको सेक्शन 9 करवाती हूँ। हमने स्कोप देखा था, उसमें स्कोप में हमने देखा होगा कि इनकम जो एक्रू हुई है, अर्न हुई है, या फिर डीम टू बी अर्न इन इंडिया, तो वो डीम टू बी अर्न इन इंडिया कौन सी हुई, तो ये इनकम हुई सेक्शन 911 वाली। देखो एनी इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। ठीक है, एक्रू हुई है, अराइज हुई है आउटसाइड इंडिया टू एनी SSC के लिए थ्रू और फ्रॉम, किस मतलब कौन किससे हुई है ये बताओ। उससे हुई है एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, उसके थ्रू हुई है, जिसका बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया में हो उसके थ्रू हुई है, या फिर ऐसी प्रॉपर्टी से हुई है, ऐसे असेट से हुई है, ऐसे सोर्स ऑफ इनकम से हुई है जो इन इंडिया में हो। ठीक है, या फिर कैपिटल असेट्स है जो इंडिया में सिचुएटेड है उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो इसका लिंक तो इंडिया से हो गया ना। तो अगर उनको ट्रांसफ़र सबको कर रहे हैं तो ये जो सारी इनकम है ना, अगर ऐसा बिजनेस से अगर इनकम अर्न हुई है, भले वो आउटसाइड इंडिया अर्न हुई हो, लेकिन उसका बिजनेस कनेक्शन तो इन इंडिया में हुआ, या फिर ऐसी प्रॉपर्टी से, एसेट से, सोर्सेज ऑफ इनकम से हुई हो जिनका इंडिया से लिंक हो, प्रॉपर्टी वगैरह, एसेट्स वगैरह, तो वो जो है उसको हम डीम टू बी अर्न मानेंगे इन इंडिया। एंड या फिर कोई ऐसी कैपिटल एसेट्स है जो इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, भले वो आउटसाइड इंडिया ट्रांसफ़र हो रही हो, बट उनको मानेंगे डीम टू बी अर्न या फिर अराइज इन इंडिया। तो ये 911 वाली सेक्शन है।
देन अब एक बिजनेस इनकम है ऑफ नॉन रेजिडेंट, 1 सेकेंड, बिजनेस इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट, और वो किससे हो रही है, फ्रॉम बिजनेस विद इंडिया। नॉन रेजिडेंट है, उसकी बिजनेस की इनकम हो रही है, वो कैसे हो रही है, वो बिजनेस है इंडिया के साथ में कर रहा है, तो ये टैक्सेबल उसके लिए नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं होगी, क्योंकि बिजनेस विद इंडिया कर रहा है, बिजनेस इन इंडिया नहीं कर रहा है। अगर वो बिजनेस इन इंडिया करे तो एज पर IT एक्ट टैक्सेबल इफ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया में हुआ तो, एंड एज पर DTAA मैंने बताया था परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया में हुआ, देन वो टैक्सेबल हो जाएगी। नॉन रेजिडेंट के लिए भी वो बिजनेस की इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल होगी अगर वो बिजनेस इन इंडिया कर रहा हो, ना कि बिजनेस विथ इंडिया कर रहा हो। अब हम बोलेंगे बिजनेस कनेक्शन है वो होता क्या है, तो अब देखो बिजनेस कनेक्शन क्या है। देखो एक नॉन रेजिडेंट है वो एक पर्सन को अपॉइंट करता है, नॉन रेजिडेंट मतलब समझ गए ना, वो अपॉइंट करता है एक पर्सन को इन इंडिया में, इंडिया मतलब मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, बाहर रह रही हूँ, मैं यहाँ पे किसी भी पर्सन को इंडिया में अपॉइंट करती हूँ। क्यों अपॉइंट करती हूँ इंडिया में उस पर्सन को, ताकि वो एक्टिंग करे ऑन द बिहाफ ऑफ मेरे बिहाफ पे वो यहाँ पे काम करे, कुछ एक्ट करे, कुछ बिजनेस की एक्टिविटीज़ करे। और बिजनेस की एक्टिविटीज़ कौन सी करे, कॉन्क्लूड कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वो मेरे बिहाफ पे वो कॉन्क्लूड करे, या फिर वो कुछ स्टॉक वगैरह मेंटेन करे इंडिया में मेरे बिहाफ पे, या सिक्योर करे ऑर्डर इन इंडिया मेनली या फिर होली फॉर नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। ये सारे अगर वो बिजनेस एक्टिविटीज़ अगर वो करता है, देन जो ये नॉन रेजिडेंट में हुई ना, तो उसके लिए माना जाएगा कि उसका बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है। ठीक है, तो ये बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया ये होता है, नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे कोई भी पर्सन है इन इंडिया में कोई भी एक्टिंग करता है, बिजनेस एक्टिविटी करता है, तो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे देख लो मैंने बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया होना चाहिए, इसका मैंने मतलब बता दिया बिजनेस कनेक्शन वाला, कि नॉन रेजिडेंट है वो किसी पर्सन को इंडिया में अपॉइंट करता है ताकि उसके बिहाफ पे वो बिजनेस एक्टिविटी कर सके। एंड एक चीज़ ध्यान रखना कि वो जो अपॉइंट करता है पर्सन, तो वो एजेंट नहीं होना चाहिए, ब्रोकर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सेकेंड है कि एनी प्रॉपर्टी असेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया होना चाहिए। तो इस केस में ये चीज़ देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी असेट्स और सोर्स ऑफ इंडियन इनकम इन इंडिया होना चाहिए। जैसे कि कोई भी बिल्डिंग है वो इंडिया में है, मतलब कि मेरी कोई बिल्डिंग है, मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, मैंने कोई बिल्डिंग है वो मैंने इंडिया के अंदर है मेरी बिल्डिंग लोकेट हो रखी है। अब उसका जो मुझे रेंट मिल रहा है ना, वो मैं आउटसाइड इंडिया हूँ ना, तो मुझे आउटसाइड इंडिया वो मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया रेंट आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी बिल्डिंग लोकेटेड इन इंडिया। तो ये इनकम वो हुई जो किसी प्रॉपर्टी से, एसेट से, या सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया से मिली है मुझे। ठीक है, ये वो इनकम हो गई। तो ये इनकम जो होती है वो डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया कंसिडर करेंगे इस इनकम को। फिर एक ऐसी इनकम है जो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट जो सिचुएटेड इन इंडिया में उससे हो रही है। जैसे कि मैं नॉन रेजिडेंट है मिस्टर सोम, ठीक है, वो अपनी लैंड है वो सेल करता है, जो लैंड है वो सिचुएटेड है इन इंडिया में। ठीक है, मतलब मैं हूँ मिस्टर सोम, मैंने क्या है इंडिया के अंदर एक ज़मीन है वो ख़रीद रखी है, अब मैं उसको सेल कर देती हूँ नॉन रेजिडेंट कोई और है मिस्टर रिकी, उसको मैं आउटसाइड इंडिया ही सोल्ड कर देती हूँ। लेकिन जो मेरी प्रॉपर्टी है वो कहाँ पे, वो मेरी प्रॉपर्टी है वो इंडिया के अंदर सिचुएटेड है। तो इस केस में जो कैपिटल गेन अराइज हो रहा है ना मैं मिस्टर सोम हूँ उसको, तो वो डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, 911 हमने कर लिया। अब हम करेंगे 912, जिसमें किस जो सर्विसेज है वो इंडिया के अंदर सर्विस प्रोवाइड की है, उसके बदले में सैलरी इनकम रिसीव हुई है, तो उसको भी डीम टू बी अर्न इन इंडिया कंसिडर किया जाएगा। ये बहुत ईजी से सैलरी मिली है, सैलरी इसलिए मिली क्योंकि हमने सर्विस है इंडिया के अंदर ही रेंडर करी हो, इंडिया में कोई सर्विस रेंडर करी उसके बदले में हमें सैलरी मिल गई हो, तो उसको भी डीम टू बी अर्न इन इंडिया कंसिडर किया जाएगा। अब सेक्शन आती है 913
3 वाली, जिसमें क्या होता है कि इंडियन गवर्नमेंट है वो सैलरी पे करती है, और वो किसको पे करती है, इंडियन सिटीजन को या फिर सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया को, उसको डीम टू बी अर्न इन इंडिया कंसिडर करेंगे। जैसे क्या होता है कि इंडियन सिटीजन्स हैं वो क्या करते हैं आउटसाइड इंडिया, वो इंडियन एम्बेसी के लिए काम करते हैं, इंडियन एम्बेसी होती है ना उनके लिए काम कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया। तो अब वो जो काम आउटसाइड इंडिया रह के इंडियन एम्बेसी में जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए इंडियन जो गवर्नमेंट होती है ना वो सैलरी पे करेगी, तो उसको डीम टू बी अर्न इन इंडिया कंसिडर करेंगे। लेकिन हम इसमें सिर्फ सैलरी के अमाउंट को लेंगे, जो अलाउंसेज एंड परक्यूजर्स जो दिए जाते हैं ना उनको, उन एम्प्लॉयज़ को, तो उनको डीम टू बी अर्न इन इंडिया का कंसिडर नहीं करेंगे, इन एग्जम्प्ट हो जाएगी वो जो अलाउंसेज एंड परक्यूजर्स जो है वो। अब है 914 वाला, जिसमें इंडियन कंपनी है वो डिविडेंड पे कर रही है, और डिविडेंड पे कर रही है आउटसाइड इंडिया, उसको भी डीम टू बी अर्नड इन इंडिया, डीम टू बी इनकम इंडिया की इनकम कंसिडर करेंगे, डीम टू बी इंडियन इनकम होगी ये, ठीक है। डिविडेंड पे कौन कर रहा है, इंडियन कंपनी पे कर रही है। अब है इंटरेस्ट इनकम सेल बी डीम टू बी अर्नड इन इंडिया इफ़ इट इज़ पेबल बाई। अब ये जो इंटरेस्ट है वो पे कौन कर रहा है, ये देखो, तो वो पे जो कर रहा है वो कर रहा है गवर्नमेंट या फिर रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, ठीक है। गवर्नमेंट पे कर रही है इंटरेस्ट इनकम, रेजिडेंट पे कर रही है, नॉन रेजिडेंट कर रही है। अब गवर्नमेंट क्यों पे करेगी इंटरेस्ट इनकम, जो इंटरेस्ट की जो है इनकम वो गवर्नमेंट क्यों पे करेगी, वो तब पे करेगी ना जब इंडियन गवर्नमेंट है उसने नॉन रेजिडेंट से कोई लोन ले रखा हो, तो उसके बदले में वो इंटरेस्ट तो पे करेगी, तो वो गवर्नमेंट कहाँ की होनी चाहिए, इंडिया की, और वो नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट पे कर रही है तो वो इंटरेस्ट इनकम इंडिया की इनकम कंसिडर करेंगे। फिर रेजिडेंट है इंडिया का, अगर वो अमाउंट बोरो करता है और जिसका उस अमाउंट को बोरो करके वो यूज़ किस में करता है, वो यूज़ जो करता है वो करता है बिजनेस एंड प्रोफेशन इन इंडिया में, या फिर उस बोरोड अमाउंट का जो है इनकम जो उससे हो रही है उस मतलब कि उस बोरोड अमाउंट से वो यूज्ड आ रही है फॉर इनकम अर्न बाई अदर सोर्सेज में, देन क्या होगा कि ये इंटरेस्ट इनकम जो है वो डीम टू बी अर्न इन इंडिया हो जाएगी। अब नॉन रेजिडेंट है वो इंटरेस्ट अगर पे कर रहा है और उसने अगर अमाउंट बोरो करी है, अमाउंट यूज्ड आ रही है इन बिजनेस एंड प्रोफेशन इन इंडिया में, देन वो इंटरेस्ट जो पे करेगा नॉन रेजिडेंट उसको भी डीम टू बी अर्न इन इंडिया कंसिडर करेंगे। अब 915 हो गई, अब 916 करेंगे, जिसमें है रॉयल्टी की इनकम। रॉयल्टी इनकम सेल बी डीम्ड टू बी अर्नड इन इंडिया इफ़ इट इज़ पेबल बाई। अब जैसे इंटरेस्ट का था ना पेबल बाई, वैसे ही रॉयल्टी का है। और जो रॉयल्टी है वो क्यों पे की जाती है, वो इसलिए पे की जाती है अगर है हम इंटेंजिबल एसेट्स या कोई भी इंफॉर्मेशन ये सब अगर यूज़ करते हैं या ऑब्टेन करते हैं तो उसके बदले में हमें रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। इंटेंजिबल एसेट्स के बदले में या कोई भी राइट होता है उनको ट्रांसफ़र करते हैं उसके बदले में रॉयल्टी पे करनी होती है। तो रॉयल्टी पे कौन करेगा, अगर गवर्नमेंट पे करे या फिर रेजिडेंट पे करे या नॉन रेजिडेंट पे करे, तो वो जो रॉयल्टी इनकम जो होती है वो डीम टू बी अर्नड इन इंडिया होगी। एंड रेजिडेंट के केस में ये देखो कि अगर सर्विस जो है यूटिलाइज हो इन बिजनेस एंड प्रोफेशन इन इंडिया में, ठीक है, जिसके बदले में रॉयल्टी पे की गई है ना, किसके बदले में, सर्विसेज के बदले में, तो वो जो सर्विसेज है वो अगर बिजनेस प्रोफेशन इन इंडिया में यूज़ आ रही है या फिर अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया अगर यूज़ आ रही हो वो, तो उस केस में रेजिडेंट के केस में रॉयल्टी इनकम पे की जाती है। तो उसको जो रॉयल्टी इनकम उसके लिए तो हुई ना, ये जो रेजिडेंट है जिसने सर्विसेज ली है जिसके बदले में उसने रॉयल्टी पे की है, तो इसके लिए तो रॉयल्टी पे इसने की है, लेकिन जिसने रिसीव की है रॉयल्टी इनकम उसकी इनकम को डीम टू बी अर्न इन इंडिया कंसिडर करेंगे। अब नॉन रेजिडेंट के केस में भी सर्विसेज यूटिलाइज इन बिजनेस एंड प्रोफेशन इन इंडिया और इनकम अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, उस केस में रॉयल्टी को डीम टू बी अर्न इन इंडिया कंसिडर करेंगे। ये मैंने बताया रॉयल्टी मीन्स क्या होती है, एनी कंसिडरेशन
फॉर यूज़ ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स और इंफॉर्मेशन या फिर ट्रांसफ़र ऑफ एनी राइट। ठीक है,